हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री इतिहास का चैप्टर 3, इसका नाम है मांग का विधान। आज हम इसके पार्ट 2 की बात करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। आज इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं मांग वक्र के ढलान के बारे में कि मांग वक्र का जो ढलान होता है वो किस तरह का होता है। मांग वक्र का ढलान क्लियर है कि मांग वक्र का ढलान किस तरह का होता है। आज हम सबसे पहले इस तरह की इसमें बात करेंगे। तो देखिए मांग वक्र का ढलान कैसा होता है। हमने पढ़ा है कि वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांग, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत संबंध पाया जाता है अर्थात जब भी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। वस्तु की कीमत कम होने पर वस्तु की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसी वजह से जो हमारे मांग वक्र का ढलान होता है, मांग वक्र का जो ढलान होता है वो कैसा होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। मांग वक्र का ढलान हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। इसको हम बोल देते हैं ऋणात्मक ढलान। तो किसी भी वस्तु का मांग वक्र किस तरह के ढलान का होता है, ऋणात्मक ढलान का होता है। एक वस्तु का मांग वक्र कैसा होता है, ऋणात्मक ढलान का, बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। क्यों होता है, क्योंकि वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कारणों की, कि मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता क्यों है। हमने पढ़ा है कि ऋणात्मक होता है। अब ऋणात्मक होता क्यों है तो हम कारणों की बात करते हैं। कारण, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, मांग वक्र का जो ढलान होता है वो ऋणात्मक क्यों होता है, तो उसके हम कारणों की बात करते हैं। पहले कारण की बात करते हैं। हमारा जो पहला कारण होता है वो होता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। पहला कारण क्या होता है हमारा, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। देखिए ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या बताता है कि जैसे जैसे हम एक वस्तु का उपभोग करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे उस वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वो हमारी घटती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर भी हमारा यही नियम लागू होता है भाई, जैसे जैसे एक उपभोक्ता एक से अधिक वस्तु का उपभोग करता जाता है या उसको क्रय करता जाता है तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है उस वस्तु के लिए वो कम होती चली जाती है। इसी कारण से उपभोक्ता हर एक नई इकाई के लिए पहले से कम कीमत देने के लिए तैयार होता है। क्लियर है। दूसरे कारण की बात करते हैं। दूसरा कारण क्या होता है हमारा, आय प्रभाव। आय प्रभाव का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे किसी वस्तु की कीमत कम होती है, जैसे किसी भी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता की आय जो होती है वो बढ़ जाती है, उसकी वास्तविक आय बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने पर उसकी वास्तविक आय क्या होती है, कम हो जाती है। इसी वजह से वो पहले से कम इकाई को खरीद पाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में 100 रुपए है, आपके पास में 100 रुपए है और आप कोई सामान खरीदने के लिए बाजार में गए जिसकी कीमत 20 रुपए है। आप कोई भी चीज लेने के लिए गए, कोई वस्तु लेने के लिए गए जिसकी कीमत कितनी है, 20 रुपए है। ये आपकी आय है और ये वस्तु की कीमत है। अब देखिए जब तक कीमत 20 रुपए थी तो आप उसकी कितनी इकाई को खरीद सकते हो, 20 रुपए कीमत है, 100 रुपए आपके पास में, तो आप कितनी इकाई को खरीद सकते हो, 5 इकाई को खरीद सकते हो। मान लीजिए उसकी जो कीमत है वो बढ़ करके 25 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है, 25 रुपए हो जाती है। तो क्या अभी भी आप उसमें 5 इकाई खरीद पाओगे, नहीं, क्योंकि आपकी जो इनकम है, आपकी जो आय है वो इसकी 5 इकाई के मुकाबले क्या पड़ गई, कम पड़ गई। तो आप उसकी कितनी इकाई को उपभोग कर पाओगे, 4 इकाई होगा। क्लियर है। तो जैसे ही किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो एक उपभोक्ता की जो वास्तविक आय होती है वो कम हो जाती है, इसलिए वो पहले से कम इकाइयों को क्रय कर पाता है और वस्तु का उपभोग कर पाता है। क्लियर है। इसके बाद में जो हमारा थर्ड होता है वो होता है हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव।
प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब क्या होता है, जैसी किसी वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु, जैसी किसी भी वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु जो होती है उसकी कीमत में परिवर्तन आता है तो दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन आ जाता है। अर्थात जैसे हमने कल एक एग्जांपल लिया था कोक और पेप्सी का, ये दोनों के एक दूसरे की प्रतिस्थापन वस्तु है। मान लीजिए कोक की जो कीमत है वो बढ़ जाती है तो पेप्सी की मांग क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कोक के जो कस्टमर्स थे या जो कोक वस्तु को कोक को खरीदने वाले जो उपभोक्ता थे वो किसकी तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे, पेप्सी की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे, क्योंकि पेप्सी की कीमत कोक के मुकाबले कम है। इसी तरह से अगर इस वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो पेप्सी की मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब होता है जैसे किसी वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु की मात्रा में किसी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होती है या वृद्धि होती है तो उससे वस्तु की मांग भी प्रभावित होती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ होता है हमारा उपभोक्ताओं की संख्या। नेक्स्ट पढ़ते हैं उपभोक्ताओं की संख्या। उपभोक्ताओं की संख्या, तो देखिए उपभोक्ताओं की संख्या से अभिप्राय क्या होता है, जैसे किसी भी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु के जो उपभोक्ता होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और जैसे किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है उस वस्तु के उपभोक्ता कम हो जाते हैं, उसको खरीदने वाले कम हो जाते हैं। अगर मान लीजिए एक वस्तु की कीमत 20 रुपए है, एक वस्तु की कीमत 20 रुपए, तब उसको खरीदने वाले 100 व्यक्ति है। अगर इसी वस्तु की कीमत 10 रुपए कर दी जाए तो इसके व्यक्ति कितने हो जाएंगे, मान लीजिए 150 व्यक्ति आगे जो इसको पहले 20 रुपए में नहीं खरीद सकते थे वो अब क्या करेंगे, इसको खरीद पाएंगे, वो लोग भी इसको खरीद सकेंगे। तो जैसे किसी वस्तु की कीमत में कमी की जाती है उसको खरीदने वाले उपभोक्ता क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे वस्तु की मांग में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर है, इसके बाद में लास्ट आता है हमारा नेक्स्ट हमारा विभिन्न उपयोग। एक वस्तु के एक से अधिक उपयोग होते हैं, जैसे हमारी बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बिजली के कितने सारे उपयोग होते हैं, आप उसको फैन चलाने के लिए, लाइट के लिए या खाना बनाने के लिए कई सारी जगह पर आप उसको उपयोग कर सकते हो। अब अगर बिजली की जो कीमत है, जो इलेक्ट्रिसिटी की कीमत है वो कम होती है, बिजली की कीमत क्या होती है, कम होती है, तो हम क्या करने लगते हैं, बिजली की जो मांग है वो बढ़ाने लगते हैं। हम हर जगह पर पंखे या कूलर या खाना बनाने में, पानी गर्म करने में, कई सारी जगहों पर उसका इस्तेमाल करने लगे हैं। जैसे बिजली की कीमत क्या होती है, बढ़ती है, तो हम उसकी मांग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, काफ़ी लिमिटेड यूज़ करने लगते हैं, उसका बहुत ध्यान से इस्तेमाल करने लगते हैं। तो जैसे किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसके जो उपयोग होते हैं वो हम बढ़ा देते हैं, उसके उपयोग बढ़ा देते हैं, और जैसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसका जो उपयोग होता है वो कुछ ही ज़रूरी जगहों पर करने लगते हैं। क्लियर है, तो ये थे हमारे मांग वक्र के ढलान का जो ऋणात्मक होता है, मांग वक्र का ढलान, उसके कुछ कारण थे कि मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं मांग के नियम की। हम बात करते हैं मांग के नियम की, कि मांग का नियम क्या कहलाता है, मांग का नियम क्या बताता है। तो देखिए मांग का नियम क्या बोलता है, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण, जैसी किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी वस्तु की मांग में कमी हो जाती है, तथा कीमत में कमी के कारण मांग में वृद्धि हो जाती है। यही बताता है हमारा मांग का नियम। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो होती है हमारी अन्य बातें समान रहने पर, जिसे मैंने हाईलाइट करके लिखा है। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की मांग में कमी आती है, तथा कीमत में कमी के कारण वस्तु की मांग में वृद्धि आती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए तालिका तथा ग्राफ के द्वारा, यहाँ पर वस्तु की कीमत है, यहाँ उसकी मात्रा है मांग की। देखिए जब कीमत 10 रुपये थी तो मांग कितनी थी, 5 थी। जब कीमत 5 हो गई तो मात्रा कितनी होगी हमारी, 10 होगी। क्लियर है, जैसे वस्तु की मात्रा कीमत में कमी होती है वस्तु की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। कीमत में कमी की वजह से वस्तु की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर हम इसको ग्राफ को शो करें, यहाँ पर हम दिखाएंगे अपनी मात्रा, इधर आ जाएगी हमारी वस्तु की कीमत 5, 10, 5, 10।
5 रुपये कीमत पर जो हमारी जब 5 रुपये कीमत है तो मात्रा कितनी है 10 है, और 10 रुपये कीमत पर मात्रा कितनी है 5 है। तो देखिए 10 रुपये कीमत पर मात्रा थी हमारी 5, 5 रुपये कीमत पर जो मात्रा थी हमारी 10 हो गई थी। तो हमारा मांग वक्त कुछ इस तरह से आएगा। मांग में कमी की वजह से वस्तु की मात्रा में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसी को बोलते हैं मांग का नियम। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वही यही होती है हमारी अन्य बातें समान रहने पर। कि अब देखते हैं अन्य बातें होती क्या है, आप पहले से नोट कर लीजिए। अन्य बातें समान रहने पर, क्लियर है, आप पहले से नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे कि अन्य बातें होती क्या है। तो देखिए अब हम बात करते हैं अन्य बातें मान्यताओं की, कि अन्य बातें हमारी होती कौन कौन सी है। फर्स्ट क्या होती है, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता। जो भी हमारी वस्तु होती है उसकी संबंधित वस्तु की कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो पूरक वस्तु या प्रतिस्थापन वस्तु, दोनों की कीमत स्थिर होती है। सेकंड क्या होता है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होता। उपभोक्ता की जो आय होती है वो दोनों ही स्थिति में, जितनी भी स्थितियां होती है सब में समान रहती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, स्थिर मानी जाती है। थर्ड, उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता में परिवर्तन नहीं होता। उपभोक्ता की जो रुचि होती है, जो उसका टेस्ट होता है या जो उसकी प्राथमिकता है, उसके अंदर भी कोई भी चेंज नहीं आता है। लास्ट क्या होती है, निकट भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होती। परिवर्तन से अभिप्राय ना तो वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना होती है, ना उसकी कीमत कम होने की संभावना होती है। उसकी कीमत की कोई भी संभावना होती है कि उसमें चेंज आएगा। तो निकट भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होती। ये चार हमारी कुछ मान्यताएं या वो अन्य बातें होती हैं जिनको यहाँ पर हम समान मानते हैं, स्थिर मानते हैं। क्लियर है, ये हमारा मांग का नियम था। अब हम बात करते हैं मांग के नियम के अपवादों की। इसके अपवाद क्या होते हैं आप ये नोट कर लीजिए। मांग के नियम के अपवाद, अपवाद का अर्थ होता है वे वस्तुएं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, या वे स्थिति जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। कौन कौन सी स्थितियां, वो कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं क्या होती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो सामाजिक प्रतिष्ठा को दर्शाती हैं या सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक होती है, जो समाज में किसी भी व्यक्ति की एक प्रतिष्ठा को दर्शाती है, उन वस्तुओं को बोलते हैं प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। जैसे हीरे, सोना, या हमारी जो महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं, महंगी कार, एसी, या और जो वस्तुएं होती हैं सारी हमारी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं। देखिए इन वस्तुओं की मांग अधिक इसीलिए होती है क्योंकि इन वस्तुओं की कीमत अधिक होती है। अगर इन वस्तुओं की कीमत कम हो जाए, यानी सोना जो है या जो हीरे हैं वो बर्तन के रेट पर, बर्तन के प्राइस पर मिलने लगे, तो उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी अब होती है। इन वस्तुओं की कीमत, इन वस्तुओं की मांग अभी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इन वस्तुओं की कीमत अधिक होती है। क्लियर है, तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तु मांग के नियम के अपवाद में आती है। सेकंड होती है हमारी गिफन वस्तुएं। गिफन वस्तुएं क्या होती है, गिफन वस्तुएं हमारी निम्न कोटि की वस्तुएं होती है। जैसे हम बोलते हैं ना सेकेंड हैंड सामान, तो वही जो सेकेंड हैंड सामान जो निम्न कोटि का घटिया जो सामान होता है उसे बोलते हैं गिफन वस्तुएं। गिफन वस्तुएं जो हमारी घटिया वस्तुएं होती है। देखिए ये हमारी आय से संबंधित होती है। जैसे किसी व्यक्ति की या किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो वो इन गिफन वस्तुओं की मांग क्या करने लगता है, कम करने लगता है। जैसे किसी व्यक्ति की या उपभोक्ता की आय में कमी होती है वो इन वस्तुओं की मांग बढ़ा देता है। क्लियर, आप एक एग्जांपल लेते हैं। आज आपके पास में पैसे कम है, आपको एक मोटरसाइकिल खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, तो आप क्या करोगे, सेकेंड हैंड ले लोगे क्योंकि आपके पास में पैसे कम है। आपके पास इनकम कम है तो आप क्या कर रहे हो, गिफन वस्तु की मांग अधिक कर रहे हो, आप सेकेंड हैंड बाइक खरीदो। बट अगर आपकी इनकम बढ़ जाए, आपकी अच्छी सी जॉब लग जाए, तो आप क्या करोगे, सब सेकेंड हैंड बाइक लोगे नहीं, तब आप नई बाइक की तरफ जाओगे और गिफन वस्तु की मांग क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो जैसे ही उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है वह इन वस्तुओं की मांग में कमी करने लगता है, और जैसे ही उसकी आय में कमी होती है वह इन वस्तुओं की मांग बढ़ा देता है। क्लियर है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा जो थर्ड होता है हमारा विवेक रहित
मूल्यांकन। विवेक रहित मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? देखिए, विवेक रहित मूल्यांकन से अभिप्राय क्या होता है? कुछ उपभोक्ता वर्ग जो लोग होते हैं, जो कुछ उपभोक्ता होते हैं, वो वस्तु की गुणवत्ता को उसके प्राइस से, उस वस्तु की कीमत से नापते हैं कि जिस वस्तु की कीमत अधिक होती है उस वस्तु की गुणवत्ता भी अधिक होती है, और जिस वस्तु की कीमत कम होती है उस वस्तु की गुणवत्ता कम होती है। तो मांग का नियम उस स्थिति में लागू नहीं होता जहाँ पर एक उपभोक्ता विवेक रहित तौर पर मूल्यांकन करता है। जैसे कुछ हमारे जो धनी वर्ग के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उन वस्तुओं को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं जिनकी कीमत अधिक होती है। वो उन वस्तुओं की मांग अधिक करते हैं, जिन वस्तु की कीमत कम होती है उन वस्तुओं की मांग कम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे आटा है। अब एक जगह जो 10 किलो का आटा है वो हमारा 250 का आता है, और एक जो 10 किलो का आटा है किसी दूसरे ब्रांड का, वो आटा हमारा 350 रुपए का आता है। अब उपभोक्ता जो धनी वर्ग है, जो कुछ उपभोक्ता होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि भाई जो 250 रुपए का जो 10 किलो का आटा आता है वो आटा खराब होगा, जो 350 का जो आटा है वो आटा ज्यादा पौष्टिक होगा, ज्यादा अच्छा होगा, तो वो इस आटे को खरीदते हैं, ना कि इसकी जगह। क्लियर है? तो वस्तु की कीमत अधिक होने पर भी वो इन्हीं वस्तु की मांग करते हैं। तो जहाँ पर उपभोक्ता विवेक रहित मूल्यांकन करता है, अर्थात वह वस्तु की गुणवत्ता को उसकी कीमत के हिसाब से नापता है, कीमत पर देख करके वो तय करता है कि वस्तु गुणकारी है या नहीं है। क्लियर है? तो उस स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता। तो हमारे मांग के नियम में कुछ अपवाद थे, 3 अपवाद। अब हम इसके बाद में आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मांग वक्र में संचलन की। संचलन को इंग्लिश में बोलते हैं मूवमेंट। क्या होता है हमारा मूवमेंट, यानी मूवमेंट इन डिमांड ग्राफ। देखिए, मांग वक्र में संचलन से अभिप्राय होता है। मांग वक्र में संचलन का अर्थात इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होता है? अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण जो भी उसकी मांग में परिवर्तन आता है उसी को बोलते हैं मांग वक्र में संचलन। पर दोबारा से बताता हूँ, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण जो भी वस्तु में चेंज आता है, उसके वस्तु के मांग में जो चेंज आता है, जो भी परिवर्तन आता है, उसी को मांग वक्र में संचलन कहते हैं। मांग वक्र में संचलन 2 प्रकार से होता है। एक होता है मांग में विस्तार, दूसरा होता है मांग में संकुचन। देखिए, मांग में विस्तार क्या होता है? मांग में विस्तार से मतलब होता है अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में कमी के कारण उसकी मांग बढ़ जाती है। अर्थात पहले 10 रुपए की कीमत पर 5 थी, 5 की कीमत पर 10 हो गई। कीमत में कमी के कारण जो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, वस्तु की मांग हमारी क्या हो रही है? 5 से 10 पर आ गई। कीमत कम होने पर वस्तु की जो मांग है वो हमारी बढ़ रही है, तो इसे बोलते हैं मांग में विस्तार। इसका जो डायग्राम बनता है वो हमारा कुछ इस तरह से बनता है, डीडी कर्व। यहाँ पर हमारी मात्रा आती है और यहाँ पर हमारी कीमत आती है, और मांग वक्र जो हमारा नीचे की तरफ खिसकता है, नीचे की तरफ बढ़ता है। देखिए, इस कीमत पर वो इतनी मांग कर रहा था और यहाँ पर कीमत पर वो इतनी मांग कर रहा है। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं मांग में विस्तार या मांग वक्र में विस्तार, जो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ जाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मांग में संकुचन। तो देखिए, मांग में संकुचन क्या होता है? मांग में संकुचन से अभिप्राय होता है अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के कारण, अपनी कीमत में वृद्धि के कारण जो भी उसकी मांग कम होती है उसे बोलते हैं मांग में संकुचन। देखिए किस तरह से, कीमत मांग, कीमत पहले हमारी 5 थी तो मांग 10 थी, जब कीमत बढ़ करके 10 हो गई तो मांग घट करके 5 हो गई। कीमत में वृद्धि के कारण जब वस्तु की मांग कम हो जाती है तो इसे बोलते हैं मांग में संकुचन। इसका जो ग्राफ बनता है वो हमारा कुछ इस तरह से बनता है, y एक्सिस 0, x एक्सिस मात्रा, कीमत 10, कीमत 5, और यहाँ पर 10। क्लियर है? डी का जो हमारा कर्व बनेगा वो इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए, मांग में वृद्धि के कारण वस्तु की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है? हमारी कम हो जाती है। इसे बोलते हैं मांग में संकुचन।
क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, मांग में वृद्धि की तरफ। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। हम बात करते हैं मांग वक्र में खिसकाव की। तो देखिए मांग वक्र में खिसकाव से अभिप्राय क्या होता है। मांग वक्र में खिसकाव का अर्थात मतलब होता है, डेफिनेशन जो होती है इसकी, वस्तु की कीमत समान रहने पर, वस्तु की कीमत समान रहने पर भी जब वस्तु की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है तो उसे बोलते हैं मांग वक्र में खिसकाव। यानी अर्थात वस्तु की कीमत तो पहले जितनी रहती है, बट फिर भी वस्तु की मात्रा जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है, कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, उसी को बोलते हैं मांग वक्र में खिसकाव। अब मांग वक्र में खिसकाव भी दो तरह से होता है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। तो देखिए मांग में वृद्धि का मतलब क्या होता है, जब वस्तु की कीमत समान रहने पर भी वस्तु की मात्रा बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत समान रहने पर भी वस्तु की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे बोलते हैं मांग में वृद्धि। जैसे EX QX, वस्तु की कीमत जब 10 थी तब उसकी मात्रा 10 थी, वस्तु कीमत 10 होने पर भी मात्रा बढ़ करके 20 हो गई। देखिए कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा बट फिर भी इसकी मात्रा बढ़ गई तो इसे बोलते हैं मांग में वृद्धि। इसका जो ग्राफ बनता है वो किस तरह से बनता है हमारा, y0x। यहाँ पर हम दिखाते हैं अपनी मात्रा को, इधर दिखाते हैं अपनी कीमत को। देखिए कीमत कितनी हमारी 10 है, कीमत 10, मात्रा हमारी 10 फिर 20। कीमत के 10 होने पर भी मात्रा कितनी हमारी 20 है, 10 है। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बन के आएगा। देखिए ग्राफ डी कर, क्लियर। वस्तु की कीमत 10 होने पर मात्रा कितनी है, 10 है। अब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा बट फिर भी इसकी मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा बट फिर भी इसकी मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी वो यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आ गई। तो मांग वक्र कैसा होगा हमारा, इधर से शिफ्ट होकर के D1 हो जाएगा, इस तरह से खिसक जाएगा अपनी जगह से, इधर की तरफ सरक जाएगा। क्लियर। वस्तु की कीमत समान रहने पर भी उसकी मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 10 से 20 पर आ रही है। इसे बोलते हैं मांग वक्र में खिसकाव। जब मांग वक्र यहाँ से सरक करके इधर की तरफ चला जाता है, आगे की तरफ चला जाता है। क्लियर है, मांग में वृद्धि। अब हम बात करते हैं मांग में कमी की। तो देखिए मांग में कमी का मतलब क्या होता है, मांग में कमी से अभिप्राय होता है वस्तु की कीमत समान रहने पर भी, वस्तु की कीमत समान रहने पर भी अगर वस्तु की मांग में कमी हो जाए, वस्तु की मात्रा कम हो जाए, उसकी मांग कम हो जाए तो उसे बोलते हैं मांग में कमी। देखिए किस तरह से, कीमत यहाँ पर उसकी मात्रा, कीमत 10 होने पर भी मात्रा 20 थी और कीमत के 10 रहने पर भी मात्रा क्या हो गई, कम होकर के 10 हो गई। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा बट फिर भी उसकी मात्रा क्या हो रही है, 20 से 10 पर आ गई, कम हो गई। तो इसका मांग वक्र किस तरह से बनेगा हमारा, मात्रा कीमत, कीमत हमारी 10 है, मात्रा 10 20। देखिए पहले हमारी मात्रा कितनी थी, 20 थी, यहाँ पर कीमत हमारी 10 थी और मात्रा कितनी थी, 20 थी। हमारा मांग वक्र कुछ इस तरह से था, डी कर। अब क्या हुआ, कीमत स्थिर रहने पर भी, स्थिर रहने पर भी हमारी मात्रा जो थी वो कम होकर के इधर शिफ्ट हो गई। तो हमारा मांग वक्र भी क्या होगा, इधर की तरफ चला जाएगा और वो यहाँ से सरक करके D1 पर आ जाएगा, पीछे की तरफ सरक जाएगा। क्लियर है, पीछे की तरफ खिसक जाएगा। तो होता है मांग में कमी। क्लियर, आप सबको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मांग वक्र में खिसकाव के कारणों की। तो ये तो पता चल गया कि कीमत में तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता बट किन वजह से मांग में चेंज आता है। मांग तो हमारी परिवर्तित हो रही है, अब वो होती क्यों है वो देखते हैं, उसके कारणों की बात करते हैं। कारण, तो देखिए पहला कारण क्या होता है हमारा, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन। अगर किसी वस्तु की संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी वजह से भी वस्तु की मांग परिवर्तित हो जाती है। हमने पहले भी देखा था कि अगर किसी वस्तु की संबंधित कीमत, जो वस्तु की संबंधित वस्तु थी उसमें परिवर्तन होगा उसकी कीमत में, तो उसकी वजह से भी वस्तु की मांग पर फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। संबंधित वस्तु कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मात्रा में परिवर्तन रहता है। दूसरा,
उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। अगर किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन आ रहा है तो उस कारण से भी उस वस्तु की मांग में परिवर्तन आ जाता है। जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है, और उपभोक्ता की आय में कमी होने पर भी वस्तु की मांग कम हो जाती है। तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण भी वस्तु की मांग परिवर्तित होती है। उपभोक्ता की रुचि या प्राथमिकता। अगर वस्तु उपभोक्ता की रुचि में है, उपभोक्ता को पसंद है या उसकी प्राथमिकता है, तो उसकी मांग अधिक होगी। अगर उपभोक्ता की रुचि कम है, रुचि कम हो जाती है, प्राथमिकता कम हो जाती है, तो उसकी मांग को कम कर देता है। क्लियर। फोर्थ, संभावनाएं। वस्तु की कीमत अगर निकट भविष्य में परिवर्तित होने की संभावना होती है कि कल या परसों या एक दिन 2 दिन बाद में वस्तु की कीमत में चेंज आने वाला है, तो वस्तु की मांग आज के टाइम पर, आज के समय में चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, अगर उसकी कीमत में परिवर्तन आज हो या ना हो। क्लियर है। संभावनाओं की वजह से भी मांग वक्र में विस्तार आ जाता है। क्लियर। फिफ्थ क्या होता है हमारा, उपभोक्ताओं का आकार। फिफ्थ होता है हमारा उपभोक्ताओं का आकार। ठीक है, उपभोक्ताओं का आकार से भी तरह का होता है। अगर किसी वस्तु के उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है, और अगर उपभोक्ताओं की संख्या कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। क्लियर है। तो ये हमारे कुछ कारण थे जिनकी वजह से मांग वक्र में खिसकाव आता है। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। क्लियर है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।